मैं तुम्हें सिखाऊंगा पैसे कैसे सेव करें, पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, पैसे कैसे प्रोटेक्ट करें, पैसे कैसे ग्रो करें। तो क्या तुम इस सफर पर चलने के लिए रेडी हो? अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारी बहुत सारी टेंशन चली जाएगी। क्या तुम्हें दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में पता है? आज का हमारा विषय है मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, तुम इसे ध्यान से देखो। A इक्वल्स P टाइम्स 1+R रेज टू द पावर n। इसमें A का मतलब है अमाउंट, यानी आपको कितना पैसा मिलेगा। P मतलब प्रिंसिपल, जितनी ज्यादा मूड़ी लगाई उतनी अमाउंट ज्यादा मिलेगी मैच्योरिटी के वक्त। R का मतलब है इंटरेस्ट रेट, जितना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट उतनी ज्यादा अमाउंट मैच्योरिटी के वक्त ज्यादा मिलेगी। N का मतलब है टाइम, जितना लंबा समय उतना ज्यादा अमाउंट। मैं तुम्हें उदाहरण के साथ समझाता हूं। कार्तिक एक 25 साल का युवा है। उसने 1 लाख रुपए 12% पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करे। उसको मैच्योरिटी पर 3,10,000 रुपए मिलेंगे। अगर उसने 20 साल के लिए किया तो उसको मिलेंगे 9,64,000 रुपए। उसने अगर 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो उसे मिलेंगे 29,95,000 रुपए। 45 साल के लिए उसको मिलेगा 1,63,98,000 रुपए। इसका मतलब क्या समझे रोहन? हमको जितनी कम उम्र में हो सके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो भी लंबे टाइम के लिए। शाम के 7 बजे हैं और रोहन सर्दियों के मौसम में अपनी बाइक पे घूमने जा रहा है। सामने से उसका दोस्त शांतनु मिला। रोहन रुक गया और बोला, बहुत वक्त के बाद मिले भाई, चलो बाजू वाले रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं। 4 साल पहले दोनों ने इंजीनियरिंग साथ में एक ही कॉलेज से की थी। दोनों ग्रेजुएट होके जॉब में लग गए। क्या बात है रोहन, इतने सालों बाद कैसे हो? मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या बात है, चमचमाती बाइक, हाथ में रोलेक्स की घड़ी, एप्पल का लेटेस्ट आईफोन। आज ही मैंने 3 लाख की बाइक खरीदी। चलो इस खुशी में मेरी तरफ से तुमको ट्रीट। और जॉब में कैसा चल रहा है? जॉब में अभी प्रमोशन हुआ है, सैलरी 20% से बढ़ गई है। ये बाइक कैश से खरीदी है या लोन से? लोन से। 5 साल का टेन्योर मिला है, सिर्फ 20% डाउन पेमेंट, बाकी लोन। ये लेटेस्ट आईफोन भी लोन से खरीदा है? अभी तो सभी चीजें किस्त पे मिलती हैं। जॉब करने का यही तो फायदा है, लोन आसानी से मिल जाता है और अपन ठहरे मिडिल क्लास। इतनी बचत कहाँ होती है। तेरी सैलरी महीने की 60,000 है ना? हाँ, तो बचत तो होती ही होगी। इतनी महंगाई में बचत कहाँ। महीने का 35,000 रुपये लोन के हफ्ते में जाता है। अभी 6 महीने पहले शादी हुई है, तेरी भाभी को सिंगापुर लेकर गया था। उसके लिए 4 लाख की पर्सनल लोन बैंक से करवाई थी। तू बता शांतनु, तेरा कैसा चल रहा है? बस मैं भी जॉब कर रहा हूं और मेरी भी शादी को 6 महीने हो गए। तेरी इनकम भी मेरी जितनी होगी। तेरी कितनी सेविंग्स होती हैं? पहले तू अपनी बता, 5 साल में कितनी सेविंग्स हुई है? सेविंग्स की बात ना करे तो अच्छा होगा। टोटल मिलाकर 1 लाख का सेविंग था। उसमें से 60,000 रुपये बाइक की डाउन पेमेंट कर दी। 40,000 का सेविंग्स है। अभी सैलरी की राह देख रहा हूं। तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड 40,000 है। ये इमरजेंसी फंड क्या है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है और 6 महीने तक सैलरी या इनकम नहीं मिलती तो उतना फंड होना चाहिए कि तुम अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर सको। शांतनु, तुम डराओ मत। इस दिशा में मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। तुम और मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। यूएसए में सुना है कितने लोगों को बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब से निकाल रही हैं क्योंकि कंपनीज को खुद लॉस हो रहा है, तो अपने एम्प्लॉयज का खर्चा कम करने के लिए वो और क्या करेंगी। अच्छा, तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और इन्वेस्टमेंट कितना है? मैं सिंपल लाइफ जीता हूं। मेरा मोबाइल 12,000 रुपए का एंड्रॉयड है। जो सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मेरे लिए काम के हैं वो उसमें हैं। मैं सोनाटा की वॉच पहनता हूं जो 3,000 रुपए की है। मेरे मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपए हैं। मैं मंथली 40,000 की सेविंग्स करता हूं और मैंने कोई लोन नहीं लिया है। मेरे पास 5 साल तक अगर सैलरी ना आए तो भी मैं सरवाइव कर सकता हूं। उतनी इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं। क्या बात कर रहे हो शांतनु, ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं? क्या तुम मुझे मनी मैनेजमेंट सिखा सकते हो? मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा,
लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री एडवाइस का भी यही है। तुम जो कहो मैं वो करने के लिए रेडी हूं। शांतनु और रोहन वहां से चले जाते हैं और संडे को सुबह मिलने का प्लान करते हैं। मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है और तुम्हारे कहने पे रोज 20 मिनट सुनना स्टार्ट किया है। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें एक्शन लेने होंगे, तो ही उसका मतलब बनेगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा पैसे कैसे सेव करें, पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, पैसे कैसे प्रोटेक्ट करें, पैसे कैसे ग्रो करें। तो क्या तुम इस सफर पर चलने के लिए रेडी हो? अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारी बहुत सारी टेंशन चली जाएगी और तुम कम से कम मंथली 15 से 20% बचा सकते हो। सेविंग्स, बजटिंग और एक्सपेंसेस ट्रैक कैसे करें, ये जानने के लिए आगे का एपिसोड सुनिए। आज के लेसन के लिए मेंटली रेडी हो? सबसे पहले तुम अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डे टू डे एक्सपेंस ट्रैकर है। तुम कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो तुम्हारे खर्चे का हिसाब लगाने में मदद करे। हो गया। शाबाश। तुम एक नई बुक भी लेकर आए हो। अभी इन दोनों का उपयोग तुम्हें सुबह उठकर रोज करना है। सबसे पहले तुम अपने वॉलेट निकालो और सब चीज बाहर निकालो और उसे खाली कर दो। अब फिर क्या करना है? लगता है तुमने अपना वॉलेट 5-6 महीने से खाली नहीं किया है। हाँ, लास्ट कब किया था याद नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। पैसा लक्ष्मी जी है और लक्ष्मी जी साफ सुथरी जगह जाना पसंद करती हैं। सबसे पहले जो चीज काम की ना हो वो वॉलेट से दूर कर दो। अब तुम अपने पैसे गिन लो, चिल्लर भी गिन लो। अब ये फुल स्केप बुक है। इसमें तुम्हारी ओपनिंग बैलेंस लिख दो। अब तुम्हारा कौन सा बैंक में अकाउंट है? मोबाइल बैंकिंग से उसका ओपनिंग बैलेंस सिर्फ लिख लो। हर रोज ये लिखना है। तुम्हारा कितना खर्चा आज के डेट में हुआ है वो भी लिखना है। तुम अपनी एप्लीकेशन ओपन करो और उसमें पर डे जितना एक्सपेंस हुआ है उसको नरेशन के साथ लिख लो। और यही बुक में भी करना। क्या ये तुम हर रोज करते हो? हाँ, मैं पिछले 3 साल से ये कर रहा हूं। तुम मुझे पूछो फरवरी 2021 में कितना एक्सपेंस मेरा हुआ, मैं ये ट्रैकर देखकर या बुक देखकर बता सकता हूं। किस चीज के लिए कितना एक्सपेंस हुआ है मैं वो भी बता सकता हूं। इस डेटा का मेरे पास पूरा बैकअप है जिसे मैं कहीं से भी ट्रैक कर सकता हूं। इससे क्या फायदा होगा? 1 महीने के लिए ऐसा करके तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। और ये करने में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। फिर आदत होने के बाद 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। शांतनु जाता है और 1 महीने के बाद मिलने का प्लान बनाते हैं। मैं पिछले 1 महीने से ये डेली एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहा हूँ। कोई फर्क पड़ा? लास्ट मंथ मेरा पेट्रोल में 25,000 का खर्चा हुआ, ग्रोसरी में 4,000 का, दूध और वेजिटेबल में 3,000 का, लाइट बिल 1,200 का, मोबाइल रिचार्ज 720 का, रेस्टोरेंट और मूवी का 5,000 हुआ, कपड़े का 12,000 हुआ। इसे देख के तुम्हें क्या लग रहा है? मैंने क्लोथ्स में ज्यादा खर्चा कर दिया और होटल मूवी में भी ओवर स्पेंड किया है। 2 महीने बाद रोहन और शांतनु फिर से मिलते हैं और रोहन को एहसास होता है कि ये एक्सपेंसेस ट्रैक करना उसके लिए कितना हेल्पफुल है। रोहन कहता है कि ये एक जादू है। मैंने फिजूल खर्चे बंद कर दिए हैं और पहली बार मेरी 8,000 की एक्स्ट्रा सेविंग्स हुई हैं। डेली अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक रखूंगा। अब ये तो एक अच्छी हैबिट क्रिएट हो गई है। आगे क्या करना होगा? बजटिंग। मैं तुम्हें एक फेमस रूल बताता हूं। उसे कहते हैं 50-30-20 रूल, जो एक्सपेंसेस कैसे किए जाएं वो बताता है। इनकम का 50% नीड्स पर स्पेंड करना चाहिए। नीड्स होती हैं रेंट या ईएमआई, फूड एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ्स, यूटिलिटी बिल्स, बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस। अगर एक वाक्य में कहें तो ऐसा खर्चा जो होना ही है और जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। इनकम का 30% वॉन्ट्स पर स्पेंड करना। ये वो खर्चे हैं जो कंफर्ट और लग्जरी के लिए हो, जैसे वेकेशन के लिए महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट में जाना, कार, महंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। यहां खर्चा जितना कम हो सके उतना अच्छा है। बाकी ये लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो 30% ऑफ योर इनकम है। इनकम का 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। मिनिमम इतना तो जाना ही चाहिए।
इसमें आता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी का खर्चा। इसमें आप अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, डिबेंचर्स, रियल एस्टेट। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर यह रूल बहुत ही काम का है जिसे फॉलो करना चाहिए। अभी ये बताओ कि खर्चों पर कंट्रोल करने का क्या तरीका है। इसके लिए तुम्हें 5 रूल्स दूंगा जो तुम्हें फॉलो करने हैं। पहला है सेव बिफोर स्पेंड। इसका मतलब है जैसे तुम्हारे पास सैलरी आती है, तुम्हें तुरंत ही उसका 5 से 20% एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में डालना है। उस अकाउंट में कोई खर्च नहीं करना है। दरअसल लोग करते हैं उसका उल्टा, पहले खर्च कर लेते हैं, फिर सेव करने का सोचते हैं, लेकिन उसी चक्कर में उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती और वो एक्सपेंसेस ज्यादा कर लेते हैं और महीना खत्म होते होते सैलरी की राह देखते हैं। इसलिए ये रूल कभी मत भूलना, पहले बचत फिर खर्चा। और तुम ये कैसे करते हो शांतनु? मैंने हर महीने की स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक सेविंग्स आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी से करता हूं। हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा ऑटो डेबिट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में तुम्हें आगे बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए तो बचत कैसे करें उसका दूसरा रूल। शॉपिंग लिस्ट। जब भी मॉल या सुपरमार्केट में जाओ तब शॉपिंग लिस्ट लेकर जाओ और जब भी कोई आइटम खरीद लो तब उस पर कट मार दो। अगर हम लिस्ट लिए बिना जाते हैं तो बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं जिसकी शायद हमें जरूरत भी नहीं है, पर वहां देखकर मन करता है तो ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक लिस्ट पहले से ही होगी तो हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। दूसरी एक साइकोलॉजिकल बात है, जब भी शॉपिंग करने के लिए जाओ तो भूखे पेट मत जाओ, वरना शॉपिंग ज्यादा हो जाएगी। रूल नंबर 3, इनकम के बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि ज्यादा सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। इनकम बढ़ने के साथ लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं और फिजूल खर्ची कर बैठते हैं। डिजाइनर क्लोथ्स, कॉस्टली डेकोरेटिव आइटम्स, कॉस्टली व्हीकल्स ले लेते हैं। 1 BHK से सैलरी बढ़ने पर 2 BHK, फिर 3 BHK, पेंट हाउस, टेनेमेंट, बंगलो। ऐसा करना समझदारी नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लीजिए। रूल नंबर 4, खुद को अमीर ना होते हुए भी अमीर दिखाना। ये एक बड़ी गलती है। खुद को अमीर दिखाने की चाह में लोग फाइनेंशियली टूट जाते हैं। एक कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लोगों की सैलरी बढ़ती है तो वो ज्यादा लोन ले लेते हैं और उन चीजों पर खर्चा करते हैं जिससे उनको फाइनेंशियली कोई बेनिफिट नहीं होता है। लग्जूरियस कार खरीद ली और ईएमआई के बोझ तले धंसते चले गए। ईएमआई और लोन को जितना हो सके उतना हमें टालना ही है। रूल नंबर 5, अपने जीवन साथी को मनी मैटर्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन साथी को आपकी संपत्ति कितनी है, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, उसकी जानकारी ना हो। जीवन साथी के साथ चर्चा करने से, उनको बजटिंग में साथ रखने से बहुत सारा खर्च बच जाता है। अच्छा, तो ये बात है। सही में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, कैसे बजटिंग करते हैं और अपने एक्सपेंसेस कैसे कम करके इनकम बढ़ा सकते हैं। सीखने से सब कुछ नहीं होता, अप्लाई करना पड़ता है तो ही फायदा मिलेगा। तो जैसे डेली एक्सपेंस ट्रैक करने की आदत तुमने डाली है, वैसे ही खर्चा बाद में और सेविंग्स पहले की आदत भी डाल ही लो। सही बात है। फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए और ये मिडिल क्लास लाइफ से बाहर आने के लिए अब तुम मुझे क्या सिखाओगे? नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि उधारी से कैसे बाहर निकलें और कैसे इस चक्रव्यूह में कभी भी ना फंसें। तो हाँ रोहन, अब मुझे ये बताओ, तुम्हें पर्सनल फाइनेंस में क्या जानना है? मैं अपने कर्ज का बोझ कम करना चाहता हूँ, उसके लिए कोई उपाय चाहिए। उधारी किस प्रकार की होती है उस पर निर्भर है। अगर आप उधारी लेकर ज्यादा पैसा कमाओ, वो उधारी अच्छी है। जैसे बिजनेस में लोन लेकर कारोबार बढ़ाओ, ये अच्छा है। अगर आप लोन लेकर घर बनाओ, वो भी अच्छा है, जिससे आपको टैक्स में बचत भी होती है। लेकिन ऐसी उधारी जो आपके एसेट्स या इनकम ना बढ़ाती हो, वो अच्छी उधारी नहीं है। अगर आप कार लेकर रेंट पे दे देते हो और उससे आप कमाते हो, वो एक अच्छी उधारी है। लेकिन अपने शौक के लिए कार लेना समझदारी नहीं।
समझे? तो अब तुम मुझे बताओ, क्या वेकेशन पर जाने के लिए उधारी लेना अच्छा है? नहीं। क्या बहुत ही महंगे फोन खरीदने के लिए लोन लेना अच्छा है? नहीं। क्या महंगी बाइक लोन पर खरीदना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। क्या मॉर्गेज लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करना और उससे ब्याज से ज्यादा कमाई करना अच्छा है? हाँ। तो अभी तक तुमने क्या सीखा है? यही कि दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। जितनी कैपेसिटी हो उतना खर्चा करना चाहिए और सिंपल लिविंग होनी चाहिए। दूसरी बात कि सिर्फ अच्छी उधारी लेनी चाहिए और जिस उधारी से इनकम और एसेट्स जनरेट नहीं होते उसे नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छे। तो अब तुम समझे कि तुमने शो के लिए महंगी बाइक, गाड़ी और कार ली है। वो एक गलत चॉइस थी। ऐसा नहीं कि तुम ये खर्चा कभी मत करो, करो, पर जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, तुम्हारे पैसे इन्वेस्टेड हो और इमरजेंसी फंड भी हो। सही कहा आपने। पर आप मुझे ये बताइए कि जो उधारी हमने ले रखी हो उससे कैसे बाहर निकलें? सबसे पहले अपने क्रेडिट स्कोर की जांच कर लो। भारत में 4 क्रेडिट ब्यूरोज या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं: ट्रांस यूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और CRIF हाई मार्क। ये वो कंपनीज होती हैं जिनके पास लोन धारकों की पूरी लोन हिस्ट्री होती है। जब कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है तो बैंक सबसे पहले उसका क्रेडिट स्कोर देखता है, जिससे उसकी लोन हिस्ट्री पता चले। इसलिए हमको हमारी लोन हिस्ट्री इन क्रेडिट ब्यूरो से निकलवानी चाहिए। ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर 3 अंक के नंबर होते हैं, 300 से लेकर 900 तक। जिसका स्कोर ना हो, यानी जिसने कभी लोन ना लिया हो, उसका स्कोर 1 होता है। जितना स्कोर 900 से नजदीक, उतनी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी, और जितना 300 के नजदीक, उतनी खराब। स्कोर 750 के ऊपर हो वो अच्छा है, और यही प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा हो। साल में एक बार आप पूरी रिपोर्ट 4 कंपनीज से एक एक बार मुफ्त ले सकते हो। आपको आपकी रिपोर्ट पूरी देखनी होगी और उससे पता चलेगा आपके हर एक लोन के बारे में। आपको ये रिपोर्ट साल में एक बार निकालनी ही है, और आप गूगल पर जाकर उसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और ये चेक करके हमें क्या करना होगा? तुम अपने लोन को रिव्यू करो। कितने कितने लोन लिए हुए हैं वो एक एक्सेल शीट में लिखो। कितना अमाउंट है, कौन से बैंक या NBFC से लिया है, कितना ब्याज है, कितने समय के लिए है, आउटस्टैंडिंग कितना है, EMI स्टार्ट डेट, ये सब लिख दो। फिर तुम 3 अलग अलग मेथड से लोन का पेमेंट कर सकते हो। पहला, जिस लोन का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो वो सबसे पहले बंद करो, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स। जैसे जैसे ज्यादा इंटरेस्ट का लोन चुकाते हो, तुम्हारा ब्याज का खर्चा धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा, जिस लोन की अमाउंट सबसे कम हो वो बंद करो। इससे ये फायदा होगा कि तुम मेंटली फ्री होना स्टार्ट हो जाओगे। एक एक करके इतनी लोन खत्म हो गई। तीसरा, जिस लोन का ड्यूरेशन सबसे छोटा हो वो सबसे पहले बंद करो, क्योंकि अगर ड्यूरेशन कम होती है तो उसका इंस्टॉलमेंट ज्यादा होता है। इसीलिए कम ड्यूरेशन वाली लोन पहले बंद होने से तुम्हें राहत मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, जितनी लोन की ड्यूरेशन ज्यादा, उतना तुम्हारा इंस्टॉलमेंट कम होगा। इसीलिए ये ट्राई करो कि एक बड़ी ड्यूरेशन की लोन लेकर सब छोटी छोटी लोन समाप्त करो। इससे तुम्हारी इंस्टॉलमेंट का बर्डन कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। जैसे तुम्हारे पास हाउसिंग लोन है, उसका टॉप अप तुम कम करवा सकते हो और उस टॉप अप से छोटी लोन बंद करो। हाँ, एक और बात, अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तुम बैंक के साथ नेगोशिएट करके अपना इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हो, जिससे अच्छी बचत होगी। और फिर से एक इंपॉर्टेंट बात दोहरा रहा हूं, अपने खर्चों पर लगाम लगाओ और उस बचत से लोन में पैसा भरो या अच्छी इन्वेस्टमेंट करो। जिंदगी में एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलो। इसमें तुम्हारी इनकम का ज्यादा से ज्यादा 20% हो, और जितना कम उतना अच्छा है। थैंक यू ब्रो, दिस हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करें, फाइनेंशियल प्लानिंग और दुनिया का 8वां अजूबा। शांतनु और रोहन अगले दिन फिर मिलते हैं, क्योंकि रोहन को अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स का एहसास होता है और वो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। तो रोहन, आज हम चर्चा करेंगे
नेट वर्थ के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल फाइनेंस में जिस चीज पर नजर रखनी चाहिए वो नेट वर्थ है। नेट वर्थ की इंपॉर्टेंस ये है कि वो व्यक्ति की फाइनेंशियल हेल्थ को मापता है। नेट वर्थ का मतलब है आपके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने सारे एसेट्स का टोटल करता है और उसमें से सारे डेट्स निकालता है, वो है नेटवर्थ। नेटवर्थ पॉजिटिव का मतलब अगर एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा होता है, और नेटवर्थ नेगेटिव होता है मतलब जब लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो। नेटवर्थ जानने से हमको पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है। एसेट्स यानी संपत्ति जिसमें हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन नाम का व्यक्ति है जिसकी संपत्ति इस प्रकार है। फिक्स्ड डिपॉजिट 3 लाख रुपए, रिकरिंग डिपॉजिट 50,000 रुपए, पीपीएफ 1.5 लाख रुपए, गोल्ड 25,000 रुपए, हाउस 20 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड 10 लाख रुपए, स्टॉक्स 50,000 रुपए, टोटल 26,75,000 रुपए। मोहन की टोटल संपत्ति है 26,75,000 रुपए। अब उसका कर्ज कुछ इस प्रकार है। हाउसिंग लोन 15 लाख रुपए, एजुकेशन लोन 4 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 50,000 रुपए, टोटल 19,50,000 रुपए। मोहन की लायबिलिटीज हैं 19,50,000 रुपए। तो मोहन का नेटवर्थ हुआ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी टोटल नेटवर्थ हुआ 26,75,000 रुपए माइनस 19,50,000 रुपए इक्वल्स टू 7,25,000 रुपए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रमेश के पास एसेट्स हैं फिक्स्ड डिपॉजिट 25,000 रुपए, कैश 10,000 रुपए, बैंक बैलेंस 5,000 रुपए, टोटल एसेट्स 40,000 रुपए। लायबिलिटीज एजुकेशनल लोन 3 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपए, टोटल लायबिलिटीज 3,15,000 रुपए, यानी नेटवर्थ हुई 40,000 माइनस 3,15,000 यानी माइनस 2,75,000। पहले उदाहरण में मोहन का नेटवर्थ पॉजिटिव 7,25,000 रुपए है और रमेश का नेगेटिव 2,75,000 रुपए है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम नेटवर्थ को हर 3 से 5 महीने में कैलकुलेट करें और उसके बढ़ने पर फोकस करें। अब से मैं इसको बढ़ाने पर फोकस करूंगा। अब जरा ये बताओ कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? सिंपल तरीके से कहूं तो जब तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। पैसिव इनकम क्या होती है? जब तुम्हारे डे टू डे इन्वॉल्वमेंट के बिना पैसा आता जाए, जैसे एक बार किताब लिख दी, उसकी रॉयल्टी हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आती रहेगी। जैसे पैसे इन्वेस्ट किए और उसका डिविडेंड और इंटरेस्ट आता रहे, या अगर तुमने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, उसका किराया हर महीने आता रहेगा। इन सब में तुम्हारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, फिर भी पैसे आते रहते हैं, तो इसे पैसिव इनकम कहते हैं। चलो अब रात होने को आई, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। दूसरे दिन सुबह शांतनु और रोहन फिर से मिलते हैं अपनी फाइनेंस की पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए। तो रोहन, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। पहले आपको आपका फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना होगा। फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के होते हैं। शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम। आपको 1 साल के अंदर का फाइनेंशियल गोल, जैसे आपको 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है या छोटी अवधि का लोन पूरा करना है वगैरह। मीडियम टर्म गोल, ये गोल 5 साल तक का होता है, जैसे आपको स्टूडेंट लोन पे करना है, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट सेव करनी है या कोई वेकेशन का प्लान हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, ये 5 साल से ऊपर का गोल होता है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, या सारे लोन्स की पेमेंट करने का। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जब आपने डिसाइड कर लिया तो उस टाइम कितना आपको फंड चाहिए और आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके मैनेज करेंगे, ये हुई फाइनेंशियल प्लानिंग।
मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विड फंड या डेट फंड्स में करना चाहिए। मीडियम टर्म गोल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कुछ डेट फंड्स में, गोल्ड में और कुछ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में करना होगा। और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में करना होगा। शॉर्ट टर्म के फंड को अचीव करने के लिए कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म फंड के लिए स्टॉक का इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। थैंक यू शांतनु, इसके बारे में आज से और भी पढ़ूंगा और समझूंगा। बढ़िया। चलो अब ये बताओ, क्या तुम्हें दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में पता है? आज का हमारा विषय है मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, तुम इसे ध्यान से देखो। A इक्वल्स P टाइम्स 1 प्लस R रेज टू द पावर N। इसमें A का मतलब है अमाउंट, यानी आपको कितना पैसा मिलेगा। P मतलब प्रिंसिपल, जितनी ज्यादा मूड़ी लगाई उतनी अमाउंट ज्यादा मिलेगी मैच्योरिटी के वक्त। R का मतलब है इंटरेस्ट रेट, जितना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट उतनी ज्यादा अमाउंट मैच्योरिटी के वक्त ज्यादा मिलेगी। N का मतलब है टाइम, जितना लंबा समय उतना ज्यादा अमाउंट। मैं तुम्हें उदाहरण के साथ समझाता हूं। कार्तिक एक 25 साल का युवा है। उसने 1 लाख रुपए 12% पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करे। उसको मैच्योरिटी पर 3,10,000 रुपए मिलेंगे। अगर उसने 20 साल के लिए किया तो उसको मिलेंगे 9,64,000 रुपए। उसने अगर 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो उसे मिलेंगे 29,95,000 रुपए। 45 साल के लिए उसको मिलेगा 1,63,98,000 रुपए। इसका मतलब क्या समझे रोहन? हमको जितनी कम उम्र में हो सके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो भी लंबे टाइम के लिए। और अगर 12 के बदले 13% ब्याज मिलता तो अमाउंट 2,44,60,000 रुपए हो जाता, और 14% इंटरेस्ट मिलता तो 3,63,60,000 रुपए मिलते। क्या जबरदस्त कैलकुलेशन है। लेकिन ये बताओ, क्या 14% इंटरेस्ट पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। सेंसेक्स और निफ्टी का एवरेज रिटर्न 15% से ज्यादा है। लेकिन काम की बात यह है कि कम उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करने से कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा मिलेगा। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। वो भी बताता हूं, थोड़ा वेट कर लो। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन के बारे में, और कौन से 3 प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये बात हमेशा याद रखने की है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्शन के लिए 3 प्रकार के इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है, और मेरे पिताजी को इस बारे में पता होता तो हमें इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। सबसे पहला, एक लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तीसरा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अच्छा ऐसा, इसके बारे में जरा और अच्छे से बताओ ना। सैलरी जब से चालू हो जाती है, हमारा पहला लक्ष्य ये 3 प्रकार के इंश्योरेंस लेना होना चाहिए। उसके बाद दूसरे एक्सपेंसेस। अगर आप भी 30 साल से कम उम्र वाले हैं तो आपके लिए आपका पर्सनल फाइनेंशियल गोल कुछ इस तरह होना चाहिए। पहला लक्ष्य ये 3 इंश्योरेंस लेना। दूसरा लक्ष्य 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना। ये लिक्विड फंड होना चाहिए, यानी जब जरूरत पड़े तब आप इसे आसानी से यूज कर सके। तीसरा लक्ष्य 28 साल की उम्र तक कोई लोन ना ले, अगर लिया हो तो जल्दी चुकाने का प्रयास करें। चौथा लक्ष्य बचत करके अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें। इतना अच्छे से आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। अब ये बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से सुनना। लाइफ इंश्योरेंस बहुत प्रकार के होते हैं। पहला, टर्म इंश्योरेंस। दूसरा, एंडाउमेंट प्लान। तीसरा, होल लाइफ प्लान। चौथा, मनी बैक। पांचवा, एन्युइटी। इन सब में से हमको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस को ही चूज करना चाहिए, और वो भी विदाउट मनी बैक। टर्म इंश्योरेंस में कम प्रीमियम से ज्यादा लाइफ कवरेज मिलता है। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 25 साल की उम्र में साल का 9,800 रुपए से प्रीमियम शुरू हो जाता है। अगर आप दूसरे प्रकार के इंश्योरेंस लेंगे तो इतना कवरेज कम प्रीमियम में नहीं मिलेगा। आपका मकसद इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ लाइफ कवर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं।
इन्वेस्टमेंट के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो। लाइफ कवरेज के लिए टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो फिर हमें लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, जैसे कि आपकी एज, इनकम, फैमिली में कितने डिपेंडेंट हैं, कितना लोन लिया हुआ है। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपको आपके ईयरली एक्सपेंसेस का 15 गुना इंश्योरेंस लेना चाहिए। यानी अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 5 लाख रुपए है तो आपको 5 गुना 15 यानी 75 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो फिर जितनी अमाउंट का लोन है उसको सम एश्योर्ड में ऐड कर दो। इसका मतलब आपने लोन लिया है तो आपका टर्म इंश्योरेंस ज्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हम जानते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सारी बचत चली जाए और इसको इकट्ठा करते करते सालों बीत जाएं। ये बहुत ही जरूरी बीमा है जो सबको कराना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पिताजी को लंग कैंसर था और उनका इलाज कराते कराते हमारी सब बचत खत्म हो गई और हमको पैसे उधार लेने पड़े, जो चुकाते चुकाते हमको कई साल लग गए। हेल्थ इंश्योरेंस को हमको कम उम्र से ही ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें आगे जाकर कोई बड़ी बीमारी हुई तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, पर बाद में हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। और अगर उस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस मिल भी गया तो बहुत बीमारियों का कवर 3-4 साल के बाद मिलता है और कुछ का तो मिलता ही नहीं। इसीलिए हमें अपने और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले करवाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी उम्र, घर में कितने सदस्यों का कवरेज ले रहे हो, कितना इंश्योरेंस करवा रहे हो, हेल्थ कंडीशन कैसी है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, इसका मैं एक थंब रूल बताता हूं। जिस शहर में व्यक्ति रहता है वहां के अच्छे हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट का जितना खर्चा हो उतना हेल्थ इंश्योरेंस तो हमें कम से कम करवाना ही चाहिए। मेरा एक सजेशन है, फैमिली का एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए और टॉप अप इंश्योरेंस करवाना सही होगा। इसका खर्चा बहुत ही कम आएगा। उदाहरण के तौर पर 5 लाख का नॉर्मल कवरेज और 25 लाख का टॉप अप, इससे आपको 30 साल का कवरेज मिल गया और 25 लाख के टॉप अप में प्रीमियम बहुत कम आता है। और एक बात ध्यान रहे, अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने में कभी भी लेट ना करें, वरना आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसकी इंपॉर्टेंस तो पता लग गई। अब आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में बताइए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में 4 टाइप की कवरेज होती है। पहली कवरेज एक्सीडेंटल डेथ। अकस्मात की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी उनके परिवार को पूरी बीमा राशि देती है। दूसरा कवरेज है टोटल डिसेबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति के 2 हाथ पैर या 2 आंखें एक्सीडेंट में चली जाती हैं तो वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर पाएगा। इसीलिए बीमा कंपनी सम एश्योर्ड का फुल अमाउंट देती है। तीसरा कवरेज है पार्शियल डिसेबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग जैसे हाथ, पैर, आंखें जब भी परमानेंटली एक्सीडेंट की वजह से चली जाती हैं तो बीमा कंपनी उनको परसेंटेज के मुताबिक पैसा प्रदान करती है। चौथा कवरेज है टेम्पररी डिसेबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट की वजह से कुछ हफ्ते या महीने घर पर रुकना पड़ रहा है, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया है, तो उसका भुगतान बीमा कंपनी करेगी और उसको वीकली कॉम्पेंसेशन मिलेगा और व्यक्ति के काम पर ना जाने पर उसके घर का खर्चा भी चलता रहेगा। जहां ज्यादा से ज्यादा 100 हफ्तों के लिए हफ्ते का 5,000 तक का कवरेज दिया जाता है और बीमा कंपनी 40% तक का मेडिकल ट्रीटमेंट भी देती है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु तक मिलता है। तो अब तुम बताओ कि कौन से 3 इंश्योरेंस कवर हमें लेने ही चाहिए। मैं बताता हूँ। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इनकम स्टार्ट होने पर ये पहले लेना चाहिए। बहुत खूब। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। शांतनु, मैंने तुम्हारी सिखाई हुई बात को अप्लाई करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से मेरी सेविंग्स भी हो रही हैं। अब मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में बताओ कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आज फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट,
और फ्लेक्सी डिपॉजिट के बारे में मैं बताता हूं। शुरुआत एक बेसिक चीज से करते हैं। बैंक का क्या फंक्शन है? बैंक लोन प्रोवाइड करता है। सही, लेकिन बैंक का पर्पस है लोगों के पास से पैसे कलेक्ट करना और उन पैसों से लोन प्रोवाइड करना। और इसके बीच का इंटरेस्ट डिफरेंस है, उसे स्प्रेड कहते हैं, जिससे बैंक को प्रॉफिट मिलता है। पैसे कलेक्ट करने के लिए बैंक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट करवाती है। हमें सेविंग्स अकाउंट में बहुत ही कम ब्याज मिलता है, क्योंकि वो पैसे हम कभी जमा कर कर कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हमारा कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में होना जरूरी है, चाहे फिर कम ब्याज ही हो। हमें जब भी पैसे की जरूरत हो, वो 24 घंटों में हम कभी भी यूज कर सकते हैं। और सेविंग्स में कितने पैसे होने चाहिए? ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 महीने का जितना खर्चा हो उतने पैसे मैं सेविंग्स अकाउंट में जरूर रखता हूं। अब फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट या ऑटो स्वीप की बात करें तो इसमें हम हमारे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो भी बैलेंस हो उसके छोटे छोटे फिक्स डिपॉजिट बन जाते हैं और इस पे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी मिलता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम्हारा बैलेंस 25,000 है तो उस पर नॉर्मल सेविंग्स का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बैलेंस उसके ऊपर है तो उस पर एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। बैलेंस 1,00,000 है तो 25,000 पर सेविंग्स का इंटरेस्ट और 75,000 पर एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। ये लिमिट बैंक वाइज अलग अलग होती है। इससे हमें यह फायदा होगा कि हमारे सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा बैलेंस होने पर भी हमें एक लिमिट के ऊपर एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई। आज की तारीख में सेविंग्स पर 3 से 4% ब्याज मिलता है और एफडी पर 8% के करीब मिलता है। इसमें तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और ज्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। मेरा एक सुझाव है, अगर सेविंग्स में ही ज्यादा बैलेंस पड़ा रहता है तो उसको फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट का फायदा लेना चाहिए। अब मुझे नॉर्मल एफडी के बारे में बताओ। एफडी 7 दिन से लेकर 10 साल के बीच कर सकते हैं और सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। एफडी बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट है। जितने पीरियड की एफडी करनी हो उतने टाइम की रख सकते हैं। हमको उसकी रिसीट मिलती है। एफडी में मैच्योरिटी अमाउंट फिक्स्ड होती है। पीरियड के मुताबिक रेट फिक्स होता है। जिस पीरियड में हमने अपनी एफडी फिक्स कर ली वो रेट चेंज नहीं होगा। एफडी की रिसीट में जो मैच्योरिटी अमाउंट हो गई वो चेंज नहीं होती, चाहे रेट बढ़ जाए या कम हो जाए। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए तो भी मिल सकता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसे मंथली इनकम चाहिए, वो इंटरेस्ट मंथली मोड पर रख सकता है, जिससे उसको रेगुलर पैसा मिलता रहे। यंगस्टर्स के लिए मैं इंटरेस्ट विद मैच्योरिटी ही सजेस्ट करता हूं। अगर बीच में पैसा चाहिए तो? बीच में भी पैसे मिल सकते हैं। जितने टाइम पीरियड के बाद उठाया है तब का इंटरेस्ट मिलेगा और 1% के करीब इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर 2 साल के लिए एफडी रखी है और उसका रेट 8% है और एफडी 10 महीने के बाद ब्रेक करवाते हो तो जिस टाइम एफडी करवाई थी उस टाइम इंटरेस्ट रेट 10 मंथ का 6.5% हो तो रेट 6.5% का मिलेगा और 1% पेनल्टी यानी 5.5% मिलेगा। मतलब जरूरत पड़ने पर हम एफडी को एनकैश कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है और वो है टैक्स बेनिफिट। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C में। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग्स के लिए एलिजिबल है। ये एफडी 5 साल के लिए लॉक इन रहती है और इसमें पैसे सिर्फ मैच्योरिटी पर ही विड्रॉ कर सकते हैं। ये साल 2023 की ऑडियो बुक है और अभी का टैक्स लॉ यही है। कोई भी एफडी हो, इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है? इंटरेस्ट पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में टीडीएस 40,000 के ऊपर लगता है। अगर किसी ने 4 लाख की एफडी कराई है 8% पर तो उसका इंटरेस्ट ईयरली 32,000 रुपए आया तो उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट इनकम भी एक इनकम है और जब टैक्स रिटर्न भरते हैं उस इंटरेस्ट इनकम को दिखाना पड़ता है और अगर टोटल इनकम टैक्स स्लैब से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगता और ज्यादा हो तो नॉर्मल टैक्स स्लैब के मुताबिक होगा। शांतनु, अब मुझे रिटर्न डिपॉजिट के बारे में बताओ। फिक्स डिपॉजिट में पैसे एक साथ भरते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट में मंथली फिक्स अमाउंट भरते हैं। जैसे किसी ने मंथली 2,000 रुपए की आरडी करवाई तो हर महीने उसको 2,000 उसमें जमा करवाना है
या बैंक डेबिट करवा सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से 2,000 रुपए आरडी में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आरडी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ सालों में धीरे धीरे करके एक बड़ी रकम इकट्ठा होती है। जो सैलरीड है उसके लिए आरडी अच्छा ऑप्शन है, जिससे ऑटो मोड पर सेविंग्स होती रहती है। क्या आरडी और एफडी पर लोन मिल सकता है? हाँ, दोनों पर 80 से 90% तक लोन मिल सकता है। एफडीओडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट का एक अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी ने एफडी कराई हो तो उस पर 90% जितना ओडी का अकाउंट ओपन हो जाता है और चेकबुक भी मिलती है। ओडी एक लोन अकाउंट है जो आपको एफडी के सामने मिलता है। इससे अपनी एफडी पर तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो तब ओडी अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हो और इससे एक सेविंग्स अकाउंट के तौर पर भी यूज कर सकते हो। ओडी का इंटरेस्ट एफडी के इंटरेस्ट से 1 से 2% तक ज्यादा होता है। एफडी ओडी एक अच्छी फैसिलिटी है जिसका हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमें कम उम्र में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड इत्यादि। लेकिन हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का अर्थ है पैसों का मूल्य कम होते जाना। मुझे याद है 20 साल पहले 10 ग्राम गोल्ड का रेट 5600 रुपए था और आज जुलाई 2023 में उसका रेट 60,000 रुपए हो गया है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 साल पहले के मुकाबले प्राइस 11 गुना बढ़ गया है और वैसे ही हर चीज के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम गाय के दूध के बारे में बात करें तो 1947 में 1 लीटर दूध 12 पैसे का मिलता था जब भारत आजाद हुआ था। 1975 में 2.5 रुपए में आता था और साल 2023 की बात करें तो अब ये 56 रुपए में आता है। पेट्रोल का भाव देखें तो 1947 में 27 पैसे में आता था, 1975 में 1 रुपए 70 पैसे में आता था और अब 100 रुपए में आता है। अरे बाप रे, बात तो सही है, पर इन्फ्लेशन बढ़ने के क्या कारण हैं? इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है और जब सप्लाई कम होती है तो भी प्राइस बढ़ जाता है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, उसका स्टॉक लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी और उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। दूसरा होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा आते हैं, जैसे पगार में बढ़ोतरी, गवर्नमेंट का टैक्स कम करना, लोन के ब्याज कम होना, तो लोग पैसा खर्च करेंगे और ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे और इससे डिमांड बढ़ गई तो कीमत बढ़ेगी। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर ज्यादा करेंसी गवर्नमेंट प्रिंट करेगी उससे मार्केट में पैसे बढ़ेंगे और सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट ज्यादा डेट्स लेती है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए तो भी प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर आज घर चलाने के लिए 40,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है 35 साल के एक व्यक्ति को, 45 साल की उम्र तक उसका घर चलाने का खर्चा महीने का 80,000 रुपए होगा। 55 साल की उम्र में यह बढ़कर 1,60,000 रुपए हो जाएगा। 65 साल में यह बढ़कर 3,20,000 रुपए हो जाएगा। 75 साल में ये 6,40,000 रुपए हो जाएगा। 85 साल की उम्र में महीने का 12,50,000 रुपए हो जाएगा। समझ आ रहा है? महीने का खर्च 12,50,000 रुपए होगा। इंसान के जॉब करने की उम्र कब तक होती है? 60 साल। मैं ये कह सकता हूं 25 साल में 60 साल की उम्र तक एक आदमी कमाता है। वो रिटायरमेंट 60 साल की उम्र तक होता है। फिर उसकी कमाई का मेन सोर्स बंद हो जाएगा। उसके पास जितने पैसे पड़े हैं उससे उसको बाकी के साल निकालने होंगे। अब इंसान की एवरेज लाइफ बढ़ रही है, पर 60 साल के बाद इनकम तो बंद ही हो जाएगी। लेकिन क्या खर्चे बंद होंगे? नहीं होंगे। क्या तुम्हारी कोई गवर्नमेंट जॉब है? नहीं। क्या तुम्हें डियरनेस अलाउंस के साथ
पेंशन लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी? नहीं। तो तुम्हें यह सोचना होगा, आज के दिन तुम्हारा गुजारा जिस इनकम पर हो रहा है, जब वो रिटायरमेंट के वक्त बंद हो जाएगी, फिर भी तुम 25 साल तक सस्टेन कर पाओगे? कोविड के टाइम का एग्जाम्पल लेते हैं। जब लॉकडाउन हो गया था, कुछ महीनों के लिए इनकम बंद हो गई थी, तो उस वक्त लोग सस्टेन नहीं हो पा रहे थे। अगर इसकी तैयारी अभी से नहीं करोगे तो क्या होगा? रोहन, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने ऊपर ये कर्जे का पहाड़ ले रखा है। अगर भगवान ना करे तुम्हारी जॉब चली जाए, तो तुम अपनी फैमिली के साथ कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? मैं तो पक्का तकलीफ में जाऊंगा। आज इन्फ्लेशन 7% है। नेक्स्ट ईयर अगर ये 3% हो तो भी ये खुश होने की बात नहीं होगी, क्योंकि महंगाई तो फिर भी बढ़ेगी। इसका उपाय क्या है? इसका ये उपाय है कि इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ता है, उसी रेट से तुम अपनी स्किल बढ़ाओ और इनकम ज्यादा जनरेट करो, और तुम ऐसी जगह पर निवेश करो जहां रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा मिले। और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना? मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं जो बहुत ही लोकप्रिय है। इसको कहते हैं 100 योर एज। जैसे तुम्हारी उम्र 25 साल है, तो तुम्हें 25% डेट्स में और 75% इक्विटीज और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है, तो 40% डेट्स में और 60% इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होगा। डेट्स का यहां मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां रिटर्न्स फिक्स या फिक्स जैसा है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और बॉन्ड्स। इक्विटीज का मतलब है स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। कम उम्र में रिस्क ज्यादा ले सकते हो, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम मेरे साथ एक बार बोलो, शॉर्ट टर्म गोल के लिए डेट्स में इन्वेस्ट करें, मीडियम टर्म गोल के लिए डेट्स और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म गोल हो तो ज्यादा इन्वेस्ट इक्विटीज में करें। अभी के लिए इतना ही, बाकी बातें बाद में। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और टैक्स सेविंग्स एफडी के बारे में। इन्वेस्टमेंट्स के लिए तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन क्या है शांतनु? अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर एक ही जगह पर सारा इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी भी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसीलिए सब जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट्स और गोल्ड का कॉम्बिनेशन करके करना चाहिए। और अगर मेरा फेवरेट कहो तो म्यूचुअल फंड्स मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लोग म्यूचुअल फंड से डरते हैं, उनको लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट स्टॉक में होता है और उसमें मुझे लॉस ही होगा। वैसे तो लोगों ने स्टॉक मार्केट को खामखा बदनाम करके रखा है। म्यूचुअल फंड्स की कई 100 स्कीम्स हैं। इसमें से तुम 7-8 साल पैसा इंडेक्स फंड में रखो, वो भी एफडी से ज्यादा रिटर्न देगी। इसमें से आप 9% से लेकर 22% रिटर्न तक एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर सचिन 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए करता है, तो 7% पर उसको मिलेगा 1,96,000। और अगर महेंद्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में 10 साल के लिए और एवरेज रिटर्न 15% है, तो उसको मिलेंगे 4,04,000 रुपए। और अगर सचिन 20 साल के लिए एफडी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको मिलेंगे 3,87,000 रुपए। महेंद्र 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में रखेगा तो उसे मिलेंगे 16,36,000 रुपए। और सचिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 40 साल रखता है, उसको मिलेंगे 14,97,000 रुपए। और महेंद्र को 40 साल में मिलेंगे 2,37,00,000 रुपए। इससे तुम खुद ही समझ सकते हो, बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और एक बड़ी राशि जमा होती है म्यूचुअल फंड कंपनी में, और वो प्रोफेशनल्स अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जो एक स्मॉल इन्वेस्टर अकेले नहीं कर पाता। जैसे MRF टायर का शेयर 1 लाख का है, लेकिन इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके शेयर्स खरीदती है और सभी होल्डर्स को यूनिट्स देती है, जो 10 रुपए का भी हो सकता है। इन्वेस्टर ने 5,000 रुपए दिए, उसके सामने उसको 500 यूनिट्स मिलेंगी। कुछ खर्चे माइनस करके उसको नेट 497 यूनिट्स मिलेंगे और वो ये यूनिट्स कभी भी बेच सकता है। जो खर्चे म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के स्टाफ को सैलरी देने के लिए है, उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये 0.30 से लेकर 2% तक होता है।
इससे स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर का बेनिफिट मिलता है, जो अपनी तरह से एनालिसिस करके इन्वेस्ट अलग अलग शेयर्स में करता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं रहती। प्रोफेशनल फंड मैनेजर ही सही फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, जैसे डेट्स फंड में, इक्विटी फंड्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में और एक दूसरे के अलग अलग कॉम्बिनेशन से। जनरली लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की जगह म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेते हैं और मोस्ट केसेस में इक्विटी का बेनिफिट लेने के लिए म्यूचुअल फंड्स का यूज होता है। हमने म्यूचुअल फंड्स के फायदे देखे, जैसे सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा और आपके लिए एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स बेचते खरीदते हैं। अब इसका एक और फायदा है कि आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हैं तो 3 वर्किंग डेज में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। मतलब ये तो सही है, पर म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेजेस तो होंगे ना, वो क्या है? हाँ, अब म्यूचुअल फंड्स में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स कंपनियां सिर्फ पैसे कलेक्ट करने में फोकस करती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे उनके पास आएं और उनको 1 से 2% चार्जेस मिलते हैं। इसलिए जितना कलेक्शन ज्यादा उतना म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को रेवेन्यू ज्यादा, फिर वो फंड मैनेजमेंट से ध्यान हटाकर कलेक्शन पर रहता है। इसके अलावा फंड मैनेजर को एंट्री और एग्जिट करने के लिए कुछ हद तक इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर किसी इन्वेस्टर ने विथड्रॉल की एंट्री की, फंड मैनेजर को पैसे देने के लिए कुछ पोर्शन ना चाहकर भी स्टॉक में से निकालना पड़ेगा। अगर मार्केट क्रैश होता है तो फंड मैनेजर को सस्ते में स्टॉक परचेज करने का अच्छा चांस मिलता है, लेकिन उस टाइम इन्वेस्टर्स विड्रॉ करने लगे तो फंड मैनेजर को मजबूरी में पैसे विड्रॉ करने पड़ते हैं। और अगर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसे डालते हैं और मार्केट में एंट्री लेने जैसा ना हो तो भी फंड मैनेजर को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर म्यूचुअल फंड की स्कीम में कुछ मैंडेट्स होते हैं, जिसकी वजह से फंड मैनेजर को उन दायरों में रहकर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर स्कीम मिड कैप की है तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। अच्छा, वैसे शांतनु, आजकल लोग एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे एसआईपी के बारे में बताओ, क्या वो सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह रिकरिंग डिपॉजिट जैसा है, जहां तुम हर महीने कुछ अमाउंट कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल सकते हो, जिससे ऑटोमेटिक हर महीने इन्वेस्टमेंट होता रहे। तो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे पहले तुम अपने लक्ष्य क्या हैं वो सोचो। अगर शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे 1 साल के अंदर का, तो म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करो। अगर मिडिल टर्म गोल है, 1 से 5 साल के बीच का, तो हाइब्रिड फंड जिसमें डेट्स और इक्विटी दोनों में एक्सपोजर हो, या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करो। और अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। बच्चों की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए हो तो स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वो ज्यादा रिस्की हो जाता है, बल्कि लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करो। इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट अच्छा है। इसी तरह किसी भी सैलरीड पर्सन के लिए SIP अपने गोल को ध्यान में लेकर करनी चाहिए, जिसमें भी आपको लॉन्ग से शॉर्ट टर्म प्लान्स मिल जाएंगे। ये सब तो सही से समझ आ गया, पर मुझे अब ये सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से टैक्स में बेनिफिट मिलता है? म्यूचुअल फंड में ELSS स्कीम होती है, जिसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स सेक्शन 80C में बेनिफिट मिलता है। अच्छा, ये ELSS क्या होता है? इसके बारे में जरा और बताओ। ELSS में पैसा 3 साल के लिए लॉक होना होता है, यानी 3 साल के लिए पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें ऑन टाइम इन्वेस्ट भी कर सकते हो या SIP भी कर सकते हो। SIP का पहला इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक होगा और इसमें लॉक इन रहता है। उसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है, क्योंकि फंड मैनेजर को पता है कि कोई विड्रॉल नहीं आएगा और वो पैसे प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से ELSS एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का,
और इसमें गवर्नमेंट टैक्स का बेनिफिट भी देती है। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के। एक हुआ SIP, फिर STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। STP में एक बल्क में पैसे डेट्स फंड या कम रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट किया जाता है और फिर उसमें से हर महीने ऑटोमेटिक दूसरे फंड में पैसे ट्रांसफर होते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं और स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट करना नहीं चाहते बल्कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। SWP ये सीनियर सिटीजन के लिए लाभकारी है। ये मंथली इनकम स्कीम जैसा है। एक लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हैं तो हर महीने उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस स्कीम में हर महीने उनके अकाउंट में कुछ पैसा जमा किया जाता है। ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? मैं इस पर ही आने वाला था। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी हैं, इतने सालों में कोई भी 3 साल पकड़ लो जिसमें इंडेक्स कभी भी नीचे नहीं आया है। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट 15% से एवरेज ग्रो हो रहे हैं। तुम भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड्स निफ्टी और सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन मेरी सलाह है डिटेल में सीखने के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, जिसे ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। ये फंड स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, जिसको लेने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। ऐसे फंड्स स्टॉक मार्केट में ही बाय और सेल किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ETF भी कई तरीके के होते हैं, जैसे स्टॉक ETF, बॉन्ड ETF, कमोडिटी ETF, गोल्ड ETF और रियल एस्टेट ETF। ETF में एक बेनिफिट है, यहाँ एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं और कभी भी बाय और सेल हम स्टॉक एक्सचेंज से कर सकते हैं। ये सब कुछ समझना मुश्किल तो है, पर जब हम इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। लेकिन मेरे मन में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक और सवाल है। क्या हमें सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स और डेट इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? गोल्ड, रियल एस्टेट, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें जानेंगे हम हमारे अगले एपिसोड में। अब तुमने मुझसे जो सवाल किया था पिछले एपिसोड में, उसको समझने के लिए मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना था। तुम ये बताओ कि कितने तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसमें तरीके क्या? रेप्यूटेड शॉप से गोल्ड खरीदो, हो गया काम। यही तो समझना है रोहन। तुम अलग अलग तरीकों से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके? हाँ, पर इसके पहले ये समझो कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहले, गोल्ड इज यूनिवर्सल, मतलब सोना एक ऐसी वस्तु है जो हर देश, हर क्षेत्र में चलता है और उसके बदले कोई भी चीज खरीद सकते हैं। सोने को भरोसेमंद माना जाता है। ये एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है और हजारों सालों से लोग इसको एक भरोसे के साधन के रूप में देखते हैं। प्राइस की स्टेबिलिटी, सोने की कीमत में अचानक बड़ी गिरावट नहीं आती, इसीलिए ये वैल्यू के हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लिक्विडिटी, सोना एक लिक्विड एसेट है जिसे कभी भी किसी भी देश में खरीदा, बेचा और उपयोग किया जा सकता है। इमरजेंसी फंड, सोने को लोग इमरजेंसी फंड के लिए यूज करते हैं और कभी भी जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकते हैं। इन्फ्लेशन फ्री, जैसे महंगाई बढ़ती रहती है, साथ में सोने का भाव भी बढ़ता रहता है। ये इन्वेस्टिंग का एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रिस्क कम रहता है। इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या रिटर्न भी अच्छा मिलता है? ईयर 2000 में गोल्ड का प्राइस 4400 रुपए था और 2023 में गोल्ड का प्राइस है 62,000 रुपए। इसका कंपाउंड ग्रोथ निकालें तो इसका रिटर्न 12% है। इसीलिए इसका रिटर्न FD और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अच्छा रिटर्न है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी समझे नहीं? अब हमें गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसके 6 तरीके हैं। सबसे पहले, गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में आमतौर पर लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। भारत में दुनिया का 11% गोल्ड है।
ज्वेलरी में लोग हजारों सालों से इन्वेस्ट करते हैं, पर गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे 10% के करीब मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जो एक खर्चा है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बढ़ाता है। प्योरिटी का इशू हो सकता है, 3% जीएसटी लगता है, और ज्वेलरी को स्टोर और प्रोटेक्ट करना भी एक प्रॉब्लम होता है, और कैपिटल गेन टैक्स भी होता है। इसलिए गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा, हम गोल्ड कॉइन्स या बार्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने से बेहतर है क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस का फिजूल खर्चा नहीं लगता और इसकी प्योरिटी में कोई इशू नहीं होता। गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है, ये हॉलमार्क के साथ आता है तो प्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। पर अगर इसकी दूसरी साइड देखें तो गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें 3% जीएसटी लगता है, गोल्ड कॉइन्स को स्टोरेज करने की परेशानी है, और कैपिटल गेन टैक्स। तीसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का तरीका है जिसमें गोल्ड फिजिकल नहीं होता बल्कि डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है। डिजिटल वॉलेट खरीदने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन। डिजिटल गोल्ड लेने के फायदे ये हैं कि ये डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए प्योर होता है। यहां स्टोरेज की कोई परेशानी नहीं होती। ये कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं, और वो भी अपने मोबाइल से ही। यहां हम छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें 3% जीएसटी लगता है और बाय और सेल करने के प्राइस में डिफरेंस होता है। चौथा तरीका है गोल्ड ईटीएफ खरीदना। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड के ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकते हैं। किसी कंपनी के शेयर की तरह गोल्ड ईटीएफ एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होते हैं। गोल्ड के बहुत सारे ईटीएफ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, वहां से बाय और सेल कर सकते हो। अगर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप जाएं तो आपको वहां बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे। जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वैसे ही ये ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ता है, और कम होगा तो उसका प्राइस भी कम होगा। ये डायरेक्टली गोल्ड परचेज नहीं है बल्कि आप सोने से जुड़ा हुआ फंड खरीदते हैं। इनका खर्चा 0.50 से लेकर 0.60 तक होता है। गोल्ड ईटीएफ के एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें फिजिकल गोल्ड नहीं होता, इसलिए प्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, और जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है तब कभी भी आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं। इसे खरीदने का और बेचने का खर्चा भी बहुत कम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड फंड एक म्यूचुअल फंड है जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करता है। इसके सामने आपको फिजिकल गोल्ड ना मिलकर उसके यूनिट्स मिलते हैं। ये गोल्ड के भाव की तरह बढ़ते हैं और कम होते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एनएवी नेट एसेट वैल्यू होती है। गोल्ड प्राइस बढ़ेगा वैसे एनएवी बढ़ता है, जैसे ही कम होगा वैसे ही एनएवी भी कम होता है। जिस तरह कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज और सेल किए जाते हैं वैसे ही गोल्ड म्यूचुअल फंड्स परचेज और सेल किए जाते हैं। वैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ जैसा लगता है, लेकिन दोनों के एक्सपेंस रेशियो देखने पड़ते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए गोल्ड म्यूचुअल फंड लेने का ज्यादा खर्चा होता है क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड के चार्जेस और ईटीएफ के चार्जेस भी लगते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक खास स्कीम है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, और वो भी बाजार से कम दामों पर। आरबीआई ये बॉन्ड जारी करती है जिसमें सोना बॉन्ड के रूप में होता है, लेकिन इसकी वैल्यू सोने के बराबर है। इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट पर सरकार की ओर से सिक्योरिटी की गारंटी दी जाती है। इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे कई फायदे हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई खर्च नहीं है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरता है और इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हैं उनको पर ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। इसमें 2.5% पीए फिक्स्ड इंटरेस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मिलता है, जो साल में 2 बार क्रेडिट किया जाता है। ऐसा फीचर किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं है।
ओवरऑल अगर गोल्ड का प्राइस 9% पर एनम से बढ़ता है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 9% प्लस 2.5% इक्वल्स 11.5% मिलता है। गोल्ड ईटीएफ में 9% माइनस 0.6% एक्सपेंस इक्वल्स 8.4% मिलेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एडिशनल ईटीएफ से 0.1% जितना खर्चा लगेगा इक्वल्स टू 8.3%। डिजिटल गोल्ड बाय और सेल 5 साल के डिफरेंस के खर्चे से रिटर्न 7.7% पर एनम। फिजिकल गोल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 5% पर एनम मिलेगा। अगर लिक्विडिटी के बारे में बात करें, सब इन्वेस्टमेंट्स हाईली लिक्विड हैं, यानी जल्दी से सेल करके पैसे मिलते हैं। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कुछ कंडीशंस होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड इशू करने के 6 महीने के बाद बेच सकते हो। अब हम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन या डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो 3% जीएसटी लगता है। कैपिटल गेन टैक्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी पे विड्रॉल किया तब के अलावा सब में लगेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो उस पर 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, उस पर टैक्स लगेगा, और मैच्योरिटी पर विड्रॉल करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इतना डिटेल में कहने के लिए शुक्रिया। चलो हमारी इस फाइनेंस के स्कूल को आगे बढ़ाते हैं। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस एपिसोड में हम पीपीएफ, एनपीएस और 3-4 गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जा सकता है। इसका टेन्योर 15 साल का होता है। हर फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ में कम से कम 500 रुपए भर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। सेक्शन 80C में उतना टैक्स बेनिफिट है। यहां एक साथ या इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करवा सकते हैं और जब भी चाहें तो पैसे उस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार 500 रुपए जमा करवाना जरूरी है, जिससे अकाउंट एक्टिव रहे। और अगर डीएक्टिवेट अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना हो तो उसके लिए 50 रुपए की पेनल्टी और प्रति साल 500 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। अभी साल 2023 है और इसमें रेट 7.1% पर एनम मिल रहा है, जो एनुअली कंपाउंडेड होता है, जो काफी अच्छा है। इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और साथ ही यहां पार्शियल और प्रीमेच्योर विड्रॉल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें 6 साल के बाद ही पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। पीपीएफ का टेन्योर 15 साल का होता है। उसके खत्म होने के बाद आप उसको नेक्स्ट 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो। पीपीएफ में पैसा रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। डिपॉजिट करने के वक्त में सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है और मैच्योरिटी पर विड्रॉ के वक्त डिपॉजिट या इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर कोई पीपीएफ में पैसा डिपॉजिट करवाता है और उसको कोई खराब फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से बैंक में डिफॉल्ट करता है, तो उसकी फैमिली की सुरक्षा के लिए पीपीएफ में रखे पैसों को कोर्ट अटैचमेंट से लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है, यानी इसका पैसा कोर्ट अटैच नहीं कर सकती, इसको स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है। अगर लोन में डिफॉल्ट हो जाता है तो लैंड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स के सामने बैंक क्लेम कर सकती है और कोर्ट से अटैचमेंट ऑर्डर ले सकती है, लेकिन पीपीएफ पर यह पॉसिबल नहीं है। तो अब एनपीएस क्या होता है, इसके बारे में बताओ। ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट है जिसमें टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। एनपीएस की फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। इसका मकसद है इंडियन सिटीजन्स को रिटायरमेंट का बेनिफिट देना और लोगों को रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करने की आदत पड़े। लोग रिटायरमेंट तक ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसे मार्केट लिंक रिटर्न से जोड़ा जाता है। जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है वो एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकता है और इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इसमें 2 प्लान हैं। एक है टीयर 1 जो पेंशन प्लान है, दूसरा है टीयर 2 जो इन्वेस्टमेंट प्लान है। दोनों ही प्लान्स में आपका पैसा इक्विटी और डेट्स में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी यानी स्टॉक्स और डेट्स यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। एनपीएस टीयर 1 में आपको पैसा रिटायरमेंट पर मिलेगा
आप उसको लमसम उठा सकते हैं और एन्युटी के तौर पर यानी मंथली पेंशन के फॉर्म में भी विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस के अगर कुछ मेन बेनिफिट्स देखें तो एनपीएस में लॉन्ग टर्म रिटर्न ज्यादा मिलता है पीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्वालिटी पोर्शन इंक्लूडेड है। ये टैक्स फ्री भी है। इसके रिटर्न्स ईईई यानी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आते हैं, यानी इस पर जो भी रिटर्न आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनपीएस पर टैक्स रिबेट भी मिलता है। सेक्शन 80C पे इसका बेनिफिट है 1.5 लाख रुपए का। इसके अलावा 50,000 का और टैक्स रिबेट मिलता है सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर। इसलिए आपको 2 लाख का बेनिफिट मिल गया है। अब अगर कोई कॉरपोरेट एम्प्लॉय है और वो कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस में एनपीएस में इन्वेस्ट करती है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। 10% ऑफ सैलरी तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसा हमने आगे बात की थी, यहां पैसा इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, पर यहां आपके पास ऑप्शन होता है ये तय करने का कि आप किस में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे एक्टिव चॉइस के जरिए हम इक्विटी में 75% तक एक्सपोजर ले सकते हैं और चाहे 50% भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है ऑटो चॉइस, जिसमें फंड मैनेजर इन्वेस्टर की उम्र के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। अगर आप चाहें तो कंपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, एक्टिव चॉइस से ऑटो चॉइस या ऑटो चॉइस से एक्टिव चॉइस। ये साल में एक बार कर सकते हैं, और अगर आप अपना फंड मैनेजर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, पर एनपीएस अकाउंट ओपन कैसे करा सकते हैं? ये 2 तरह से होता है। आप ऑथराइज्ड बैंक की कोई भी ब्रांच से एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं। अगर आप बैंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपका PRAN जनरेट होगा। इसका मतलब है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये यूनिक 12 डिजिट का नंबर होता है। ये लाइफ टाइम एक ही नंबर होता है, पैन की तरह, और बस आपका एनपीएस अकाउंट रेडी। एनपीएस अकाउंट ओपन करवाने का ऑनलाइन तरीका है www.enps.nsdl.com। यहां पर ऑनलाइन एनपीएस ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड लिंक फोन नंबर, आपके सिग्नेचर की स्कैन्ड इमेज और नेट बैंकिंग चाहिए होगी। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, और अगर आप पैसे डिपॉजिट नहीं करते तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट करने के लिए आपको जितने साल तक डिपॉजिट नहीं किया है उतनी टोटल डिपॉजिट करवानी होगी। आप जब भी चाहें तो इस अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बस आपका फाइनेंशियल गोल फिक्स करना होगा, जैसे आपको रिटायरमेंट के बाद कितना कॉर्पस चाहिए और कितनी पेंशन चाहिए आपके खर्चों के लिए, और फिर उसी के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। 1, आप अपनी 70 साल की उम्र तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। 2, आपका जो कॉर्पस है उसको 70 साल की उम्र तक विड्रॉल डेफर या लेट भी कर सकते हैं। 3, आपका पैसा वापस निकल सकता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप आपके कॉर्पस का मैक्सिमम 60% ही वापस ले सकते हैं, और बाकी 40% आपको पेंशन के फॉर्म में लाइफ टाइम तक आता रहेगा। अगर फैमिली में किसी को क्रिटिकल इलनेस है या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिए तो आप एनपीएस फंड से विड्रॉ कर सकते हैं, पर विड्रॉल की एक लिमिट है। आप अपने टोटल ड्यूरेशन में 3 ही बार विड्रॉल कर सकते हैं, और खुद के कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% तक ही विड्रॉल कर सकते हैं। ये सब हमने टीयर 1 के बारे में यानी पेंशन प्लान के बारे में बात की। अब हम टीयर 2 यानी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं। टीयर 2 में आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको यहां पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। टीयर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए टीयर 1 अकाउंट होना कंपलसरी है, और वो भी एक्टिव। और जैसा टीयर 1 का अकाउंट ओपन किया था वैसे ही टीयर 2 का अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। एनपीएस एक अच्छी स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए। तुमने बहुत ही डिटेल में बताया। अब मैं पोस्ट ऑफिस की 4 सबसे पॉपुलर स्कीम्स के बारे में बात करूंगा। ये भी जरूरी है, ध्यान से सुनना। पहली है
NSC, जिसको नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये 5 साल की स्कीम है जिसमें एक साथ अमाउंट जमा करनी होती है। इसमें 2023 में 7.7% के मुताबिक इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में हम मिनिमम 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसमें टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C में मिलता है, जिसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। तो अगर हम इसमें 1 लाख रुपए 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हमें मिलेंगे 1,44,903 रुपए। दूसरा है MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। MIS का ड्यूरेशन 5 साल का है और इसकी मैक्सिमम लिमिट सिंगल के लिए 9 लाख है और जॉइंट में 15 लाख है। इसमें भी हम कम से कम 1,000 रुपए से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट है 7.4%। हर महीने आपको इसमें ब्याज मिलेगा। तीसरा है सीनियर सिटीजन स्कीम। ये स्कीम तुम्हारे जैसे यंग लोगों के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे फादर के लिए अच्छी स्कीम है जो सीनियर सिटीजन है। ये MIS के जैसा ही है। ये 5 साल की स्कीम है जिसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। विड्रॉ हर 3 महीने के बाद होता है और इसमें ब्याज 8.2% है, तो बहुत ही अच्छा जा सकता है। थैंक यू शांतनु, इतना डिटेल में बताने के लिए। ये सब बातें बहुत ही बेसिक हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग भी अच्छे से कर सकें। यस, करेक्ट। पर पैसों के साथ साथ हमें सही स्किल्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अगले एपिसोड में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में। हमें पैसों को कहां और किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए उसके विषय में बहुत डिटेल में जान लिया है, पर पैसों को सही से इन्वेस्ट करने के साथ साथ हमें पैसे स्किल्स और एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करने चाहिए। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, अपनी इनकम का मिनिमम 5% एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए लगाओ। इसका क्या मतलब? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुमने पहले भी सुनी होगी, लेकिन ये सीखने जैसी है और जीवन में उतारने जैसी है। एक बार एक आदमी पेड़ काटने की नौकरी करता है पिछले 5 सालों से। वो दिन में 3 से 4 पेड़ काट पाता था और उसको उसके मुताबिक वेतन मिलता था। उसके मालिक ने एक और बंदे को पेड़ काटने के लिए रखा। दूसरे आदमी को 3 गुना ज्यादा वेतन मिलने लगा। कुछ महीनों तक यही चलता रहा और पहले वाले आदमी ने अपने मालिक के पास जाकर बोला, ऐसा क्यों? जो नया आदमी आया है उसका वेतन मुझसे 3 गुना क्यों? मालिक ने कहा, क्या तुम भी उसके जितना वेतन कमाना चाहते हो? तो उसके लिए उससे जानो कि वो ऐसा क्या करता है कि उसका पैसा तुमसे ज्यादा है। वो दूसरे आदमी से विनम्रता से पूछता है कि हम दोनों एक समय पर आते हैं और एक समय पर वापस घर जाते हैं और मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा कमाते हो। दूसरे आदमी ने पहले से पूछा, तुम कितने पेड़ काट पाते हो? उसने कहा, 3 से 4। दूसरे वाले ने कहा, मैं दिन में 10 पेड़ काटता हूं। पहले आदमी ने पूछा, इतने सारे कैसे? दूसरे आदमी ने कहा, तुम अपनी कुल्हाड़ी लेकर आओ। पहले वाला आदमी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसके हाथ में थमा देता है। दूसरे आदमी ने पहले से पूछा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी में कब अंतिम बार धार रखी थी? पहले वाला बोला, 4 साल पहले। दूसरा आदमी बोला, ऐसी धार से ज्यादा पेड़ कैसे काट पाओगे और कैसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी? मैं यहां आने के बाद हर रोज 1 घंटा अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूं और फिर 10 पेड़ काट पाता हूं। रोहन, तो यहां कुल्हाड़ी को धार करने का मतलब है अपनी नॉलेज और स्किल को कंटिन्यूअसली पॉलिश करना। अब समझ में आ रहा है। जो चेंजेस लास्ट 2000 साल में नहीं हुए वो लास्ट 100 साल में हुए और उससे फास्ट चेंजेस लास्ट 20 साल में हुए और उससे ज्यादा चेंजेस लास्ट 4 साल में हुए हैं। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसलिए लर्निंग भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसके बाद कलर टीवी आया, फ्लैट टीवी आया, LCD टीवी आया, फिर आया LED, फिर आया OLED। तो जिसने इन्हें रिपेयर करना नहीं सीखा, अपनी नॉलेज अपग्रेड नहीं की, वो फील्ड से बाहर चला गया। इसलिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये रूल हमेशा याद रखो, अपनी इनकम का एटलीस्ट 5% खुद की एजुकेशन पर करना चाहिए। इसके लिए तुम अपनी फील्ड की बुक्स पढ़ सकते हो। जो भी बिलियनेयर हैं
उनमें रीडिंग की हैबिट होती है। कोई अच्छे सेमिनार और वेबिनार अटेंड करो, अच्छे कोर्सेज लो, ऑनलाइन कोर्सेज में इन्वेस्ट करो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास चालू रखो। अब दूसरी बात, तुम जितना वैल्यू एडिशन दूसरों के लिए करोगे या कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा पैसा तुम कमा सकते हो। पहले वैल्यू दो और मनी उसका बाय प्रोडक्ट है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। इससे रिलेटेड जितना हो सके उतना सीखो। इसके आने से बहुत सारी जॉब्स शिफ्ट होंगी, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी और उसके बदले नई रिक्वायरमेंट आएगी। जॉब से आने के बाद कोई साइड हसल कर सकते हो जिससे एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहे। कुछ स्किल्स हैं जो 2 से 3 महीने में सीख सकते हो और फिर उसे मोनेटाइज कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है skillindiadigital.gov.in। यहां पर ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में, और वो भी फ्री में। यहां से स्किल डेवलप कर सकते हो और सर्टिफिकेट भी मिलता है। मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सी हैबिट डेवलप करनी चाहिए और क्या माइंडसेट रखना होगा? चलिए अब हमारे आखिरी एपिसोड में समझते हैं बिल्डिंग फाइनेंशियल हैबिट्स एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में। पैसा वेल्थ का एक पार्ट है, वो पूरी वेल्थ नहीं है। वेल्दी लाइफ के लिए पैसा होना चाहिए। अच्छी हेल्थ भी एक वेल्थ है। फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। खुद के पर्सनल हैबिट्स के लिए टाइम होना चाहिए। करियर प्रॉपर होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे भाग भाग कर अपनी हेल्थ, रिलेशंस, पर्सनल टाइम और स्पिरिचुअलिटी पर अगर ध्यान ना दो तो पैसा एंजॉय नहीं कर पाओगे। सबसे पहले एक चार्ट बनाओ और उसमें 5 चीजें लिखो: करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट एंड हैबिट्स और स्पिरिचुअलिटी। इन सबको 1 से 10 में से अंक दो और जानो तुम कहां हो और क्या सब बैलेंस में है, और बैलेंस करने के लिए इंप्रूव करो। सब बैलेंस में होगा तो लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी और वेल्थ क्रिएशन इजीली हो पाएगा। मैं अपने मॉर्निंग रिचुअल्स डिस्कस करता हूं। मैं रात को 10 बजे सो जाता हूं और सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। फ्रेश होने के बाद मैं अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता हूं जिसमें मैं कोई भी 10 चीजें लिखता हूं और उनके लिए थैंक यू करता हूं। जैसे मेरे पास ध्यान रखने वाली बीवी है, मुझे हर रोज अच्छा खाना मिलता है, वगैरह वगैरह। इसके लिए मुझे 10 मिनट लगते हैं। दूसरा है अपने एक्सपेंसेस डेली लिखता हूं और मोबाइल एप्लीकेशन में डालता हूं। इसमें मुझे बस 10 मिनट लगते हैं और 2 मिनट में अपना गोल कार्ड मन से पढ़ता हूं और पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़ता हूं। इसमें मुझे 5 मिनट लगते हैं। तीसरा है 3 गिलास पानी पीता हूं। चौथा, मैं 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट की किताब पढ़ता हूं। पांचवा, मैं भगवान के दर्शन करता हूं। छठा, मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता हूं और 20-25 मिनट एक्सरसाइज करता हूं। सातवां, मुझे दिन भर आज क्या इंपॉर्टेंट काम करना है उसको प्रायोरिटी और टाइम वाइज लिख लेता हूं। यह मेरा डेली रूटीन है। रात को घर पर आने के बाद मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूं और अपनी मां के साथ बैठकर उनकी बातें सुनता हूं। कुछ फाइनेंशियल रूल्स हैं, हैबिट्स हैं जो मैं तुम्हें फॉलो करने की सलाह जरूर देना चाहता हूं। पहला, डेली अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो। कैसे करना है उसकी डिटेल मैं तुम्हें दे चुका हूं। दूसरा, जैसे इनकम आती है तुरंत ही SIP और रिकरिंग डिपॉजिट में 10% डाल दो। उसके बाद जो पैसा बचा है उसे खर्च करो। तीसरा, 6 मंथ का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। उसको सेविंग्स अकाउंट में रखो और अकाउंट ऑटो स्वीप करके रखो जिससे ब्याज ज्यादा मिले। अपनी इनकम का 20 गुना टर्म इंश्योरेंस करवा कर रखो। सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस खुद की फैमिली का करवा कर रखो। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना चाहिए। अपनी वांट्स के लिए जैसे वेकेशन पर जाना, अच्छे कपड़े लेना, रेस्टोरेंट में जाना, सैलरी का 30% से ज्यादा खर्च ना करो। हर महीने बजट बनाओ। क्या इनकम के सामने क्या एक्सपेंसेस करने हैं। हर 3 महीने अपनी नेट वेल्थ कैलकुलेट करो। हर रोज फाइनेंस की किताब पढ़ो। अपने इनकम का 40% से ज्यादा EMI में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए डेट्स कम करने की कोशिश करो। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स डेट्स मत लो। अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा 1 महीने के अंदर फुल पेमेंट कर सकते हो तो कर दो। अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओ। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अपने जीवन साथी को फाइनेंशियल प्लानिंग,
बजटिंग और इन्वेस्टमेंट में साथ रखो। इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, खर्चे या लोन नहीं। थैंक यू। आपने डेली रिचुअल्स और मनी हैबिट्स के बारे में बताया। मुझे मनी माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ बताइए। हाँ, कुछ तकनीकें हैं। एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। अगर आपका उठना बैठना शराबियों के बीच होगा, आपकी मानसिकता भी वैसे ही हो जाएगी। अगर आपको मनी माइंडसेट डेवलप करना है तो आप अमीर लोगों के साथ एसोसिएशन रखो। ये करने के लिए आप कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हो जहां अमीर लोग आते हैं, या कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो। कहा जाता है कि आपकी इनकम आपके नजदीक के 5 लोगों की एवरेज होती है जिसके साथ आपका ज्यादा उठना बैठना होता है। रिचनेस फील करो, जिससे आप ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। कैश में बहुत पावर होती है जो आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस में नहीं होती, इसलिए अपनी पॉकेट में अधिक मात्रा में कैश रखो जिससे आपको पावर मिलेगी। हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़े पहनो, क्रीज वाले नहीं। जब घर से बाहर जाओ तब अच्छा परफ्यूम यूज करो। पॉलिश जूते पहनो। अपनी जेब में कॉस्टली बॉल पेन रखो। अच्छी गोल्डन घड़ी पहनो। मॉल में घूमने जाओ। ये सब करने से ज्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपकी मानसिकता परिवर्तित हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों में बार्गेन मत करो, बल्कि वेटर को टिप दो, रिक्शा वाले को कुछ पैसे ऊपर से दे दो। बाल कटवाने जाओ, उसको 10-20 रुपए ज्यादा दे दो। इसका खर्चा महीने में ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अमीरी का एहसास होगा। इतना करो और अमीरी का दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी सलाह का मैं पालन करूंगा।